दोस्तों मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स वीडियो में। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम्स पर कुछ फैसले लिए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए नेटो का नया मेंबर बना है, तो इसमें हम खासतौर पर आपको मैप के थ्रू बताएंगे क्या स्थिति है, कैसे बना था नेटो, क्या हुआ है और अभी रूस को लेकर किस तरीके से नेटो जो है सक्रिय है, कितनी तेज़ी से। और भी कई क्वेश्चंस हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, और हाँ, लाइक बटन दबाना मत भूलना आप लोग। तो क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि तुरंत अमल किया जाए इस पर। आंसर होगा सट्टेबाजी। महत्वपूर्ण बात यह है, न्यूज़ आप देख रहे हैं तो किसने ये ऑर्डर जारी किया केंद्र सरकार के बिहाफ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, माइटी कहते हैं उसे संक्षेप में। तो उसी ने ये एडवाइजरी जारी की है 6 अप्रैल को, और इसके अनुसार लुभावने विज्ञापन के जरिए दांव लगाकर पैसे कमाने का जो सपना दिखाने वाले जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसे बंद कर दिए जाएंगे। और इस तरह के जो विज्ञापन हैं वो आपको देखने को बहुत सारे मिलते होंगे, अखबार में, टेलीविज़न पे, तमाम ऑनलाइन विज्ञापन। और उसमें बताया जाता है कि टीम बनाओ, इनाम जीतो, दांव लगाओ, किस्मत बदलो। तो इस तरह के जो गेम्स हैं इन सब पर बैन लगाया गया है। हालांकि बैन जो है कानूनी रूप से पहले से था, लेकिन ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी हम बिल्कुल सख्त हो रहे हैं इस मामले में। सरकार का क्या कहना है कि अगर कोई मीडिया प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सट्टेबाजी का विज्ञापन करता है तो उसको कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। तो आईटी मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर, स्टेट मिनिस्टर है। वैसे तो आईटी मिनिस्टर तो अश्विनी वैष्णव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, लेकिन उनके अंडर में राज्य मंत्री हैं चंद्रशेखर। तो उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन गेम्स की जो सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है एसआरओ, तो उसकी तरफ से जांच किया जाएगा और ऐसे ही ऑनलाइन गेम्स को मंजूरी दी जाएगी जिनमें कोई सट्टेबाजी ना हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ सवाल ये हो सकता है आपसे कि सट्टेबाजी जो है वो रोक जो है वो कैसे है, किस कानून के तहत, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम है 2021। तो उसके अनुसार ये है कि सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन एक गैर कानूनी गतिविधि है। मतलब सट्टेबाजी भी गैर कानूनी गतिविधि है, और साथ में प्लेटफॉर्म का यूज़ करके किसी भी उस पर विज्ञापन देना, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है 1867 का, उसके अनुसार जुआ खेलना अपराध है। जुआ घर चलाना, सहयोग करना, जुए में रकम यानी गैम्बलिंग में रकम लगाना, जुए संबंधित कोई भी इक्विपमेंट खरीदना बेचना, ये सब क्राइम की कैटेगरी में आता है। और इसका उल्लंघन होने पर 200 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल हो सकती है। ठीक। हालांकि ये एक्ट जो है वो काफ़ी पुराना हो गया है, ऑनलाइन इंटरनेट इसका जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि सट्टेबाजी वाला कोई भी गेम आना नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां मेंबर कंट्री कौन बन गया है। आंसर होगा फिनलैंड। ठीक है। कौन है? फिनलैंड। तो नेटो का मेंबर बना है। नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो अभी अप्रैल में ही फिनलैंड को नाटो का नया मेंबर बना दिया गया है, 31वां सदस्य हुआ है वो। देखिए, उस पर अरंगा लगाया हुआ था तुर्की ने और हंगरी ने भी। तो उसकी ओर से ओके करने के बाद मेंबर बन गया फिनलैंड, और ये माना जा रहा है कि जल्द ही स्वीडन भी नाटो का मेंबर बन जाएगा। तो एक बार मैप के थ्रू समझते हैं कि ये जो मेंबर बना है उससे रूस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जियो पॉलिटिक्स जो है दुनिया का, वर्ल्ड का, क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। ठीक है। तो ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। ओके। यूरोप यहाँ पर रहा पूरा ये वाला हिस्सा यूरोप, इधर ये रशिया है, और ये जो है वो नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये फिनलैंड ही अभी मेंबर कंट्री बन गया है किसका? नेटो का। ठीक है। और वहाँ जो स्थिति है, क्यों बना है आखिर? क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले ही साल जब
ये रहा यूक्रेन। उसने ये कहा कि मैं अब नेटो का मेंबर कंट्री बनूंगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इसी बात पर कि हमारे पड़ोस का कोई देश कैसे बन जाएगा नेटो का मेंबर, फिर यहाँ पर सेना आ जाएगी नेटो की, इसलिए इसने अटैक कर दिया और नतीजा ये है कि 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, युद्ध चल रहा है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इसी का पड़ोसी जिसकी सीमा कितनी लंबी है आप देख रहे हैं, बहुत से लंबी, तो ये अब मेंबर बन गया है और रूस कुछ नहीं कर पाया। रूस भले बेचैन हो गया, ठीक है। वो बेचैन होने की वजह है नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसके मुताबिक कोई भी अगर मेंबर कंट्री पर, मतलब कोई भी नॉन नेटो मेंबर अगर नेटो मेंबर पर अटैक करता है तो इसको नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर रूस इसमें किसी भी नेटो मेंबर कंट्री पर इन्वॉल्व होता है, किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश करता है, तो ये सब एकजुट होकर इसको मारेंगे, ये स्थिति है। चूँकि यूक्रेन मेंबर बन नहीं पाया था उस समय तक, इसलिए औपचारिक रूप से नेटो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि अमेरिका और जो यूरोपीय देश हैं वो इसको हथियार तो दे ही रहे हैं, लेकिन और बेचारा लड़ भी रहा है, जूझ रहा है। इतना बड़ा रूस है और ये यूक्रेन बेचारा लड़ रहा है। तो अब जो क्या हुआ है कि फिनलैंड हो गया है और इससे यूरोपीय देश और अमेरिका, उसकी जो चाल थी वो पूरी हो गई है। तो अब क्या होगा, नेटो की जो सेना है ना उसकी टुकड़ी यहाँ भी रहेगी, ताकि अगर रूस कुछ करता है तो उस पर बहुत सख्त कदम उठाया जा सके, ठीक है। तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जोन्स स्टोलनबर्ग, तो उन्होंने नेटो के नए मेंबर के बारे में ऐलान किया, फिनलैंड के बारे में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नेटो हेडक्वार्टर में पहली बार फिनलैंड का भी झंडा फहराया जाएगा। देखिए नेटो का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पर है, नेटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसेल्स में, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी मतलब मुख्यालय पर ही जितने भी नेटो के मेंबर कंट्री हैं उन सब का झंडा फहराया जाता है, तो अब उसमें ये भी शामिल हो जाएगा। साफ तौर पर नेटो ने कह दिया है कि अब फिनलैंड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नेटो कंट्री की हो गई है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि नेटो है क्या। एक तो ये कुछ ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। देखिए नेटो का फुल फॉर्म तो पहले ही मैंने बताया आपको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। देखिए कैसे बना था, वह ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो ताकतवर जो है ना समूह बनकर उभरे थे और जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, और इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध जो है ना बिगड़ने लगे थे और कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। तब सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था। कब? 1949 में 4 अप्रैल को, ठीक है। और ये जो डार्क कलर के देश देख रहे हैं वो उस समय मेंबर कंट्री बने थे। शुरुआत में 12 देश इसके सदस्य बने, अब तो 31 देश हो गए हैं, जिसमें से 29 यूरोपीय कंट्री हैं और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। और इस संगठन की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नेटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है, ओके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। नेटो के मेंबर कितने हैं? अब हो गए हैं 31 हो गए हैं, ठीक है। उसकी पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में दे दिया है। और हाँ, PDF जो है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जो भी आपको मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये रही। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। 31 देश हैं। कौन कौन से? अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाँ, उससे पहले बता दूं कि टोटल PDF अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल तक के तमाम करंट अफेयर्स के PDF पाना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान है,
और इसमें PDF तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वीकली मंथली, पिछले संडे को भी हुआ, अगले संडे को भी होगा, और पिछले कई महीनों के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और डेली का जो मॉक टेस्ट है वो भी आज से शुरू हो रहा है। ओके, तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है डेली का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज है तमाम एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, जैसे कि अभी SSC CGL का जो नोटिफिकेशन आ गया है, 7,500 वैकेंसी है उसमें, तो उसका मॉक टेस्ट पैटर्न के अनुसार बना हुआ है। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो तुरंत जाएं और वहाँ पर टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत मामूली सी रकम है, डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, भूटान के राजा का नाम बताएं जो अप्रैल 2023 में भारत की यात्रा पर पहुंचे। नाम क्या है उनका? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं पड़ोसी देशों के, नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। आंसर हुआ जिग्मे वांगचुक। क्या नाम है? जिग्मे वांगचुक। तो जिग्मे वांगचुक वो इंडिया पहुंचे हैं। एक हमारा दोस्त पड़ोसी देश है ये भूटान, उसके किंग हैं ये, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा टेंशन भी हुआ था। भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डोकलाम विवाद पर ये कह दिया था कि ये 3 देशों का विवाद है, तो उससे थोड़ी सी दोनों देशों में तनातनी नहीं हुई थी, लेकिन इसको लेकर कूटनीतिक तौर पर कुछ गहमागहमी हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं भारत और भूटान के संबंध में, एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच में संधि हुई थी और डिफेंस और विदेश का मामला जो है ना, भूटान ने बहुत कुछ इंडिया पर छोड़ रखा था। हालांकि उसके बाद उन जो एग्रीमेंट्स हैं उन सब में बदलाव हुए। बाद में विदेश मामलों में भूटान आत्मनिर्भर बन गया। हालांकि जो रक्षा संधि है उसमें बदलाव हुए, लेकिन भूटान की जो सीमा है चाइना से जो लगती है उसके बड़े हिस्से की रक्षा भारतीय सेना करती है, ठीक है। और भूटान जो है वो भारत के साथ आर्थिक सहयोग को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत बेहतर ढंग से दोनों देश जो हैं वो सामंजस्य बिठाते हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो भूटान, अगर हम कहेंगे, सवाल अगर आए आपके एग्जामिनेशन में कि हमारे कौन कौन से राज्य की सीमा जो है भूटान से लगती है, तो कौन कौन सा है? एक यहाँ पर हो गया सिक्किम, ये है पश्चिम बंगाल का हिस्सा, ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भूटान से सीमा लगती है भारत के इन राज्यों की। ओके, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। और वहाँ के किंग कौन है? एक बार फिर से आपको बता दूं, जिग्मे वांगचुक, जो मेरे बगल में देख रहे हैं आप फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC की मानद आजीवन सदस्यता, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप, तो किन भारतीय खिलाड़ियों को मिला है अप्रैल 2023 में? आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये पांचों। कौन कौन है? MS धोनी, युवराज सिंह, मिताली राज, सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी। तीन सबको ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप दी गई है MCC में, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब। इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इसकी चर्चा अगर हो रही है, क्या है इसका इतिहास और वर्तमान, वो जानना ज़रूरी है। देखिए, जो क्लब है वो आज से 236 ईयर पहले यानी 1787 में अस्तित्व में आया था, बना था उस समय। और 1814 में लंदन का जो लॉर्ड्स मैदान है वो इसका मुख्यालय बना था। लंदन में मुख्यालय लॉर्ड्स मैदान में, ठीक है। और ये क्रिकेट का नियम बनाती है, समय समय पर इसमें बदलाव भी करती रहती है। और ICC भी MCC के नियम को ही मानता है। ICC के अस्तित्व में आने से पहले क्रिकेट के जो भी मैचेज होते थे वो MCC के नियमों के अनुसार ही खेले जाते थे। इंटरनेशनल ICC कब बना? 1909 को। तो उस समय, उसके बाद भी बहुत सालों तक बहुत कई वर्षों तक MCC के नियम ही वहाँ पर चलते रहे और आज भी बहुत सारे नियम उसी के चल रहे हैं ICC में। यहाँ तक कि 1989 तक MCC के चेयरमैन ही ICC के अध्यक्ष होते थे। ओके, और अभी भी MCC के नियम ही ICC फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड,
मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने दुनिया के कुल कितने खिलाड़ियों को अप्रैल 2023 में मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? ऑनररी लाइफ मेंबरशिप। आंसर होगा 17 खिलाड़ी हैं टोटल इन सबको। कौन कौन से? ये सारे नाम आपके सामने रहे। इसमें 5 भारतीय हैं, 5 इंग्लैंड के, 2 न्यूजीलैंड के, 1 वेस्ट इंडीज़, 1 पाकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 ऑस्ट्रेलिया और 1 दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है। ठीक है, कौन कौन है एक बार नाम ले लेते हैं। वैसे मेरे बगल में है, भारत से MS धोनी है, झूलन गोस्वामी, सुरेश रैना, मिताली राज और युवराज सिंह। इंग्लैंड से जेनी गुन, लॉरा मार्श, इयोन मॉर्गन, केविन पीटरसन, अन्या शुभ्रसोल। न्यूजीलैंड से एमी सेटरथवेट और रॉस टेलर। वेस्ट इंडीज से मेरिसा एगुइलीरा। पाकिस्तान से मोहम्मद हाफिज़। बांग्लादेश से मुशर्रफे मुर्तज़ा। ऑस्ट्रेलिया के हैं राचेल हेंस और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन। तो इन सबको मानद आजीवन सदस्य बनाया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि उनको सम्मान देना। ठीक है, उनके जो खेल में, क्रिकेट में असाधारण योगदान जो दिया अपने जीवन में, तो उसके लिए उनको सम्मान देना है। एमसीसी में लगभग 18,000 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 5,000 सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, और तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय लंदन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO, उसकी 40वीं अध्यक्ष कौन बन गई हैं? क्या नाम है उनका? आंसर होगा सुधा शिव कुमार। पेशे से वकील हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और जो उनका पारिवारिक एक कंपनी है उसमें डायरेक्टर भी हैं। ओके, और न्यूज़ आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ ये रहा। फिक्की लेडीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना हुई थी 1983 में। तो अभी कौन बन गई हैं? उसकी अध्यक्ष सुधा शिव कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। आंसर होगा 7 अप्रैल को। और थीम क्या है? थीम है हेल्थ फॉर ऑल। 2023 की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। देखिए, इसी दिन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। 75 वर्ष जो है ना, उसकी 75वीं वर्षगांठ है ये इस बार। अगला क्वेश्चन, RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक है, उसके बाद फिर मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य ये कि समुद्री जो व्यापार है, बिजनेस, यातायात, इन सब के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, क्यों मनाया जाता है 5 अप्रैल को? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का पहला स्टीम शिप, उसका नाम था SS लॉयल्टी, वो मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। तो उसी की स्मृति में, याद में ये हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को ये दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 अप्रैल को। ठीक है, देखिए लैंड माइन्स जो हैं उसकी वजह से जो खतरा होते हैं, तो उसकी जागरूकता के लिए, लोगों की सेहत सही रखने के लिए, तो इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस घोषित है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ और कंटेंट हैं क्योंकि कई दिन वीडियो नहीं आया था, तो वो मैं आगे और दे दूंगा। ठीक है, तो सुबह 7 बजे जल्दी से वीडियो लाना था, तो 10 जो टॉप क्वेश्चन थे वो सब मैंने कवर किए हैं और क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में कवर करूंगा। और हाँ, अगर आप में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा कल का वीडियो, क्या था, GI टैग, 33 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, देखना जरूर, क्योंकि GI टैग से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा। ओके, तो मिलते हैं आप कल सुबह 7 बजे, देखना मत भूलना।